जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी में यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने भी भारत में किसान आंदोलन में सबकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। आरबीआई और एसबीआई के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की चर्चा आज हम करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों। आज की सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था। अब दोस्तों, ये जो तेभागा आंदोलन है इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। ये जो तेभागा आंदोलन है ये 1946 ईस्वी में है ना, बंगाल क्षेत्र में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंगाल क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्व किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है कि इस तेभागा आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थे वह कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा, है ना। कौन थे? इसके नेतृत्व क्या था? अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, इन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा आप जानते होंगे दोस्तों, ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। ये जो सभा थी ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, स्थापना किया गया था कि अखिल भारतीय किसान सभा का कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है कि इस आंदोलन का नेतृत्व क्या था? अखिल भारतीय किसान सभा ने। आखिर यह आंदोलन क्यों हुआ, ये बात भी समझना जरूरी है कि आखिर यह आंदोलन हुआ सो हुआ क्यों। दोस्तों, ये आंदोलन क्यों हुआ, आखिर ये आंदोलन की क्यों आवश्यकता हुई? ये जो किसान लोग जो 2/3 से पहले कर देते थे उसको 1/3 करने की मांग की गई थी कि जो कर है उसको आप 1/3 कर दीजिए, यही इसकी मांग थी दोस्तों। तो ये जो तेभागा आंदोलन था ये कहाँ फैला? बंगाल क्षेत्र में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कहाँ थे? बंगाल में इसको शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, है ना। तो अब और भी बहुत सारे आंदोलन है, किसान आंदोलन, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए अगले आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा नील आंदोलन। दोस्तों, नील आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी, भले इसको जान लेते हैं दोस्तों। नील आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1859-60 में हुई थी। 1859-60 ईस्वी में नील आंदोलन हुई थी। ठीक है, यह आंदोलन जो था 1857 की जो क्रांति 57 की जो क्रांति हुई थी सिपाही विद्रोह, उसके जस्ट बाद होने वाला ये आंदोलन था। इसके कारण क्या थे? आंदोलन होने का क्या कारण था? किसानों से जो जबरन नील की खेती कराई जाती थी, ठीक है, नील की जो खेती कराई जाती थी उसको खत्म करने के लिए, नील की खेती को खत्म करने के लिए, है ना, ये नील आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये नील आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी बंगाल के नदियापुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? नदियापुर जिले में। और नदियापुर जिला कहाँ है दोस्तों? आप सभी को पता है बंगाल में है ना। नदियापुर जिले में हुआ था ये, बंगाल क्षेत्र में यह भी हुआ था, है ना दोस्तों। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता भी आपको याद रखना है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, है ना दोस्तों। तो नेतृत्वकर्ता थे आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, है ना, ये याद रखिएगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों पावना विद्रोह। ये भी एक किसान आंदोलन ही था। ये कब हुआ? 1873 से, है ना, 1873 से 76 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? ये भी आपको बंगाल के पावना जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बंगाल के पावना जिले में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका कारण क्या था? ठीक है, इससे पहले नेतृत्वकर्ता की बात करें तो जानते होंगे दोस्तों, इसके दो नेतृत्वकर्ता इसके भी थे, ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र राय, है ना। ईश्वर चंद्र राय, ठीक है, ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र राय, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, केशव चंद्र और ईश्वर चंद्र,
राय, ये दोनों जो थे इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। क्यों हुआ था, ठीक है, जमींदारों के द्वारा जो ऊंची लगान तय की गई थी, जमींदारों के द्वारा क्या लगान तय की गई थी, ऊंची लगान के कारण ये विद्रोह हुआ था, यानी लगान की दर को बढ़ा दिया गया था, उसके कारण यह विद्रोह हुआ था। अब दोस्तों आते हैं, है ना, ये मोपला है दोस्तों, भोपला नहीं है, मोपला है, मोपला विद्रोह, ये तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल के मालाबार तट पे हुआ था, केरल के मालाबार तट पे ये आंदोलन हुआ था। और इसमें शामिल कौन थे, तो जो मुसलमान कृषक थे, है ना, मोपला, जो मोपला कृषक थे, मुसलमान कृषक थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। मोपला, है ना, कृषक जो मुसलमान थे, उसने इसमें क्या किया, भाग लिया था मोपला विद्रोह में, है ना दोस्तों। और ये जो आंदोलन था, ये था हिंदू जमींदारों तथा अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाना, इस दोनों के खिलाफ जो था, ये कारण बना कि हिंदू जमींदार जो थे वह, इनका मानना था कि वो हमारा शोषण करते हैं, ठीक है, इसलिए ये मोपला विद्रोह है। उसे भी मोपला विद्रोह को दोस्तों मोपला के विद्रोह के श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि इसमें हिंसा हुई थी, है ना, बहुत ज्यादा जानमाल की क्षति भी हुई थी, है ना दोस्तों, इसी कारण से मोपला इतना फेमस भी है। खेरा आंदोलन, है ना दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, गुजरात के खेरा जिला में। और नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महात्मा गांधी इसके क्या थे, है ना, नेतृत्वकर्ता थे। और इसके सहयोगी थे विट्ठल भाई पटेल, है ना, इनका सहयोग किसने किया था, इसका जो सहयोग किया था विट्ठल भाई पटेल ने, ये याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल ने इसका क्या किया था, सहयोग किया था। तो दोस्तों ये हो गए आपके 4 आंदोलन जो इंपोर्टेंट थे आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से। अगला भी आंदोलन से ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी दोस्तों सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे दोस्तों, 1915 ईस्वी में, आप सभी को पता होगा। तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो दोस्तों ये हमारे बिहार के चंपारण जिले में, है ना, इन्होंने अपनी पहली सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अब आते हैं चंपारण आंदोलन की ओर। हमारा मकसद ये था, ये क्वेश्चन नहीं, इस चंपारण आंदोलन के बारे में आपको बताना, ये हमारा मकसद था, है ना दोस्तों। तो चलिए चंपारण आंदोलन की ओर चलते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1917 ईस्वी में होती है। कहाँ से होती है, बिहार के, है ना, पश्चिमी चंपारण। कहाँ होती है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में होती है। अगर आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपसे पूछेगा किस गांव से, है ना, ये भी गांव भी नाम याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछी हुई है। तो पहले तो पश्चिमी चंपारण हो गया, और पश्चिमी चंपारण में आपको याद रखना है मुरली बोहरबा, है ना, क्या याद रखना है, मुरली बोहरबा जो थी, है ना, सॉरी बरहेवा, दोस्तों ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बरहेवा, है ना, मुरली बरहेवा, ठीक है। इस गांव से ये आंदोलन की शुरुआत होती है, चंपारण सत्याग्रह की। कारण क्या था इसका सिंपल सी कारण है दोस्तों, 3 कठिया प्रणाली। क्या थी इसका कारण, 3 कठिया प्रणाली, ये आपको याद रखना है, 3 कठिया प्रणाली इसकी प्रमुख कारण थी, है ना। अब 3 कठिया प्रणाली क्या होता है, तो इसमें इसको कहते हैं हम 3/20। क्या कहते हैं इसको, 3/20 का मतलब यह हुआ कि इसमें आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती जबरन करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इस कारण से हम इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, और ये कारण बना किसका, चंपारण आंदोलन का, है ना। नेतृत्वकर्ता तो आप सभी को भी पता होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा इसे नेतृत्व किया गया था, है ना। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे कि किसने इसका नेतृत्व किया था, क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कि आखिर किसके निवेदन पर गांधी जी यहाँ आए थे, है ना, किस व्यक्ति ने निवेदन किया था तब गांधी जी आए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजकुमार
शुक्ल के निवेदन पे, और इनका गांव था मुरली भरेवा, इन्हीं का गांव था मुरली भरेवा। इनके निवेदन पर गांधी जी कहाँ आए थे? बिहार आए थे, है ना, किस लिए? तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के इस समय सहयोगी कौन कौन हुए यहाँ, यानी गांधी जी के साथ कौन दिए? तो सहयोगी में याद रखिएगा, हम दोस्तों अभी नाम बता रहे हैं। गांधी जी के सहयोगी जो हुए उसमें पहला नाम आता है ना, एक तो राजकुमार शुक्ल उनको इन्वाइट किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहारी बाबू, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके, है ना, ठीक है, ये पहले सहयोगी थे। दूसरे सहयोगी का नाम ले दोस्तों तो जेपी कृपलानी, ये भी क्वेश्चन पूछा निकले से कौन शामिल नहीं थे, तो जेपी कृपलानी, है ना, ये भी इनके साथ थे। तीसरा नाम आता है दोस्तों, है ना, हमारे एएन सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आता है, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। चौथा नाम आता है दोस्तों, है ना, ब्रजकिशोर बाबूजी का नाम आता है, ठीक है, ब्रजकिशोर। उसके बाद आता है पांचवा नाम महादेव देसाई, ये भी नाम याद रखिएगा, महादेव देसाई। ये आपको पांचों नाम याद रखना जिन्होंने क्या गांधी जी की सहयोग और भी भाग ली थी। 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पांचों नाम क्या करना, आपको याद रखना है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौद्रिक नीति, है ना, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है ना, मौद्रिक नीति के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही मौद्रिक नीति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। कौन? आरबीआई गवर्नर। चलिए अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की ओर। अगर पूछेगा दोस्तों आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। ये वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास अभी क्या है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए अगर पहले गवर्नर की बात करें कि आरबीआई के पहले फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर का जो गवर्नर था वह कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑसबोर्न स्मिथ, है ना, ऑसबोर्न स्मिथ, ये नाम याद रखिएगा, ऑसबोर्न स्मिथ इनके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे आरबीआई के, ये आपको याद रखना। अब दोस्तों अगर हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वह कब होती है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कहाँ होती है? कोलकाता। ये याद रखना है दोस्तों आपको कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। अधिनियम अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी, ठीक है, अगर आपको अधिनियम पूछेगा तो 1934 ईस्वी का आरबीआई अधिनियम के तहत, है ना, आरबीआई अधिनियम के तहत 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई की स्थापना होती है। लेकिन अब यहाँ ये बात तो हो गई, लेकिन दोस्तों 1937 ईस्वी में आरबीआई को अस्थायी रूप से कलकत्ता से बंबई शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया जाता है? बंबई। आरबीआई को कलकत्ता से कहाँ लाया जाता है? बंबई। ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ, नेशनलाइज इसको कब किया गया, तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का। अब ये भी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई से कि इसके टोटल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, है ना, तो याद रखिएगा इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो टोटल 29 है। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं इसके? 29 है, ये आपको याद रखना है। 1934 ईस्वी में बंबई स्थानांतरण कर दी जाती है, कहाँ से? कलकत्ता से बंबई, ये आपको याद रखना है। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत, है ना, इसकी स्थापना, ये आपको याद रखना। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है वह है एसबीआई, है ना, आरबीआई से तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों एसबीआई की ओर
कि एसबीआई से क्या क्या बातें सामने आती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज हम समझा देंगे आपको अच्छी तरह से, बस आप ध्यान से देखिएगा। एसबीआई का जो पुराना नाम था, एसबीआई ये नाम नहीं था, एसबीआई का जो पुराना नाम था, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका पुराना नाम था। ठीक है, ये भी, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक था। ठीक है, और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत में आया 1921 ईस्वी में भारत आया, और इस समय इसको है ना प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाना जाता था, है ना, प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी इसे क्या जाता था, जाना जाता था। अब बात आती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी दोस्तों 3 बैंक से मिलकर बना हुआ था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। अब ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना होती है वह होती है 2 जून 1806 ईस्वी को। लेकिन यहाँ इंपोर्टेंट बात ये बैंक ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित नहीं होता है, ये बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित होता है। ठीक है ना, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसको स्थापित किया जाता है, और उसके बाद इसका जो नाम है वह बदल के बैंक ऑफ बंगाल किया जाता है 2 जनवरी 1809 ईस्वी को। ये याद रखिएगा, 2 जनवरी 1809 ईस्वी को इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल रखा जाता है। स्थापना होता है किससे, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। ठीक है, इसका नाम बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है बैंक ऑफ बंगाल। ये याद रखिएगा कब, ये। दूसरा बैंक जो इसमें शामिल था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, वह बैंक था बैंक ऑफ बम्बई, है ना, बैंक ऑफ बम्बई। ठीक है, ये बैंक ऑफ बम्बई, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 15 अप्रैल 1840 ईस्वी को। 15 अप्रैल 1840 ईस्वी को बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना होती है। तीसरा नंबर में जो बैंक आता है हमारा, वह है बैंक ऑफ मद्रास, है ना, बैंक ऑफ मद्रास। ये आपका हो गया तीसरा नंबर में दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1843 ईस्वी को। 1 जुलाई 1843 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब क्या होता है कि एक समिति आती है, ये तीनों नाम तो हो गया दोस्तों, है ना, एक समिति आती है, उस समिति का नाम याद रखिएगा, गोरेवाला समिति। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई हमारे एग्जाम में कि गोरेवाला जो समिति थी, इसके सिफारिश पर, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है गोरेवाला समिति पे, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदल करके एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। ये था दोस्तों एसबीआई की कहानी जो हमने आपको समझाई। ये गोरेवाला समिति याद रखिएगा 1955 ईस्वी में 1 जुलाई, डेट भी याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है दोस्तों। तो हमने जितने भी इससे बैंक से, इस एसबीआई से क्वेश्चन आते थे, हमने सब आपको बता दिया। और इस बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा था कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा था, इनडायरेक्ट रूप से ही पूछा था, है ना। तो चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ना, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील या लेगून झील कौन सी है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, हमारे भारत की सबसे बड़ी जो लेगून झील है वह कौन है, चिल्का झील। ठीक है, क्या है, चिल्का झील दोस्तों। ये चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, चिल्का झील है आपको ओडिशा में। कहाँ है चिल्का झील, कहाँ है दोस्तों, ओडिशा, ओडिशा में है चिल्का झील। अगर दोस्तों पेंगोंग तोस का बात करें, पेंगोंग सी बात करें तो दोस्तों ये कहाँ है, लद्दाख, जो हाल ही में ये आपको चर्चा में भी रहा। पुलिकट झील क्या है, कहाँ है ये दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और सांबर झील, है ना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील जो है ना, ये खारा ही, ये आपको कहाँ है, राजस्थान में, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, सांबर झील राजस्थान में, और चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है।
है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फिर कुछ और झील देख लेते हैं दोस्तों, जैसे वेम्बनाड झील, है ना, ये केरल में स्थित है ना। केरल में से हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है और ये ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित झील है ये। ठीक है, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। और ये किससे निर्मित है? ज्वालामुखी निर्मित झील है, ज्वालामुखी निर्मित झील है ना। ये डिंडवाना झील दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में है। डिंडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। ये सारे झील है, बहुत सारे झील है, लेकिन ये 5 इंपोर्टेंट थे इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? अब दोस्तों महाजनपद की बात आती है कि प्राचीन भारत में, यानी अगर आप बात करें 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, है ना। वो 16 का नाम हमने दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 6ठी शताब्दी में, यानी 6ठी जो शताब्दी थी उस शताब्दी में, है ना, टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, है ना। महाजनपद किसको कहा जाता था? ठीक है, जो कई सारे जनपदों को मिलाकर के एक महाजनपद का, जिसको आज हम राज्य की संज्ञा देते हैं, उस समय भी ये महाजनपद हुआ करते थे। तो प्राचीन महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी दोस्तों, है ना। पाटलिपुत्र से भी पहले, पाटलिपुत्र की स्थापना, यानी इसका जो स्थापना किया था वो किसने किया था? उदयन ने किया था, है ना। उदयन ने क्या किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर, तट पर, है ना, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना से पहले अगर आपसे पूछेगा मगध की जो राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो मगध की उस समय राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, राजगिरी, जिसको हम आज राजगीर कहते हैं, राजगिरी हुआ करती थी। उस समय जब पाटलिपुत्र की स्थापना नहीं हुई थी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना नहीं किया था, उस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय मगध की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। क्योंकि ये नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है, ये इलाका, इसलिए इन्होंने, उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, है ना दोस्तों। ये थी आपकी प्राचीन महाजनपद मगध, ठीक है। और भी 16 महाजनपद थे, उन सारे को हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले थी अंग, इसकी राजधानी थी दोस्तों चंपा, है ना। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। वज्जी की राजधानी थी दोस्तों वैशाली, या आप कहे तो विदेह, या कहे तो मिथिला, है ना, मिथिला। ये तीनों इसकी उस समय वैशाली भी हुआ करती थी, कभी विदेह भी हुआ करती थी, और मिथिला भी। मगध तो बता ही दिए दोस्तों, राजगिरी, है ना, राजगिरी, ठीक है। उसके बाद 2 बार मगध आ गया दोस्तों। उसके बाद कौशल जो थी वह श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करती थी। कौशल की राजधानी कहाँ होती थी? श्रावस्ती। गंधार जो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित थी, इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ही था, ठीक है। काशी दोस्तों, काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, जो आज हम बनारस देखते हैं, वाराणसी, ठीक है। मत्स्य की राजधानी दोस्तों विराटनगर हुआ करती थी, विराटनगर, ठीक है दोस्तों। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी हुआ करती थी, है ना। वत्स की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कौशाम्बी। तो ये दोस्तों के और भी हैं महाजनपद, जैसे अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन। मल दोस्तों, मल की राजधानी कुशावती हुआ करती थी, है ना, कुशावती। पांचाल नरेश का नाम सुनेंगे महाभारत में दोस्तों। पांचाल जो थे ये, इसकी राजधानी अहिछत्र थी, क्या थी? अहिछत्र, ठीक है दोस्तों। चेदी जो था, इसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी, शक्तिमती, है। कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, क्या है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक हुआ करती थी, हाटक। सुरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, है ना। और असमक की राजधानी पुटली हुआ करती थी। ये टोटल 16 महाजनपद हो गए, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हमारे भारतीय भूभाग पे, भारतीय शासन, भारतीय जो ये भारत थी, इस पे ये शासन करते थे,
ये टोटल हो गए 16 महाजनपद। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है यूएसए में, इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, है ना, गोविंद बिहारी लाल। ठीक है दोस्तों, गोविंद बिहारी लाल जो थे ये पहले पुलित्जर पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय थे। अगर दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये कब से दिया जाता है? 1917 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक है, कितना इसमें राशि दी जाती है? 15,000 अमेरिकी डॉलर, है ना, ये याद रखिएगा, 15,000 अमेरिकी डॉलर जो है ये राशि दी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में, है ना, उत्कृष्ट करने के लिए अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी इसमें से होती है जो प्रचुर मात्रा में होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रचुर मात्रा में जो होती है इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें जिसको हम कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड रे इसी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शुद्ध जल किस प्रकार का विद्युतीय चाल है? औसत, कुचालक, सुचालक या अर्धचालक? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देखेंगे एक बार में मार देंगे, चलो ये सुचालक है, क्योंकि पानी को हम छूते हैं, पानी को छूते हैं, बिजली को छुएंगे भाई हमको करंट लग जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल, शुद्ध जल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम आशुद्ध जल भी कहते हैं, शुद्ध जल को हम क्या कहते हैं? आशुद्ध जल भी कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और यदि इसमें हम कुछ चीज मिला देंगे तब जाकर के ये सुचालक होगा। तो दोस्तों शुद्ध जल को अशुद्ध जल भी कहते हैं, और ये अगर शुद्ध जल है इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है तो ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ अलग से कुछ भी मिला दे तब ये विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है, कुछ भी अगर हम मिला दे तो शुद्ध जल हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है ना। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, देखने में छोटा लगा लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने आपको बताया। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होता है? हिमीकरण का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग, यानी जब इसको हम जमाते हैं, हिमीकरण करते हैं, तब क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम हिमीकरण करेंगे तो ताप जो है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ताप में क्या होगा? कोई टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उष्मा में जो है, उष्मा में परिवर्तन होता है। ठीक है, उष्मा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इसीलिए एक ये भी होता है, हिमीकरण में जो हमें उष्मा लगता है, यानी हम जो उष्मा देते हैं उसी उष्मा को तो हम गुप्त उष्मा के नाम से भी जानते हैं। तो गुप्त उष्मा अगर आपसे पूछेगा कि गुप्त उष्मा क्या है, तो हम कहेंगे हिमीकरण में जो हम उष्मा का प्रयोग करते हैं हम उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट भी से इंपोर्टेंट है। ताप जो है उसमें क्या होता है? ताप जो है वो नियत रहता है और अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और उष्मा में परिवर्तन होता है। तो ताप क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर उष्मा पूछेगा तो उष्मा में परिवर्तन होता है, लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन यानी आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आप पता होगा, कैल्सीफेरॉल, है ना। ये विटामिन डी का क्या है? रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगर दोस्तों हम बात करें थायमीन, थायमीन जो है ना दोस्तों, थायमीन जो है ये किसका नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। टोकोफेरॉल की बात करें दोस्तों तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल की बात करें दोस्तों तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट भी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
है ना दोस्तों। तो ये थे आपकी टोटल 10 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लाया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप जरूर दूसरे को शेयर करें, उनको भी फायदा होगा। और दोस्तों एक आपसे विनती है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें सहयोग करें। आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। फिर दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।